आइए आगे आपको बताते हैं अनुनाद या रेजोनेंस के बारे में क्या चीज़ है। देखिए अनुनाद होता है, बहुत से यौगिक ऐसे होते हैं कि उनकी कई कई संरचनाएं होती हैं और इन संरचनाओं में से किसी एक संरचना के द्वारा उस यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती। बल्कि सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए उसकी सभी संरचनाओं की आवश्यकता होती है। ये जो संरचनाएं बनती हैं ये इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के द्वारा बनती हैं। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन द्वारा किसी यौगिक के अणु की वे संरचनाएं जिनमें से एक संरचना के द्वारा उसके सभी गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती, बल्कि सभी संरचनाओं के द्वारा उसके सभी गुणों की व्याख्या की जा सकती है। तो ऐसी संरचना कहलाती है अनुनाद संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये जो घटना या फिनोमिनन है ये कहलाता है अनुनाद। उदाहरण के लिए आप समझेंगे, जैसे बेंजीन है C6H6, इसकी दो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है इस तरीके से, और इनमें आप एक छोड़कर एक इस तरीके से अल्टरनेट बॉन्ड लगा देंगे, डबल बॉन्ड। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और दूसरी स्ट्रक्चर है इस तरीके से। इसमें जो खाली थे स्ट्रक्चर में वहां पर बॉन्ड लगा देंगे। ये सेकंड स्ट्रक्चर है। अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर के द्वारा बेंजीन की जो गुणों की व्याख्या है वो की जा सकती है। बल्कि अब आपने देखा होगा कि इन दोनों से ना करके केवल बेंजीन रिंग इस तरीके से बनाते हैं और एक न्यूक्लियस में रिंग बना देते हैं इसके। इसका तात्पर्य ये है कि ये जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, एक क्षण स्थिति में इस तरीके से हैं तो दूसरे ही क्षण वो इस तरीके से चेंज हो जाते हैं, अर्थात ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। तो इन दोनों से ना दिखाकर जनरली आपने देखा होगा बेंजीन की रिंग इस तरीके से बना के और इसके बीच में एक रिंग बना देते हैं। तो फिर समझिए आप अनुनाद को। अनुनाद क्या चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन द्वारा किसी यौगिक के अणु की वे संरचनाएं जिसके द्वारा हम उसके जिनमें से एक संरचना के द्वारा उसके सभी गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती, बल्कि सब संरचनाओं के द्वारा उसके सभी गुणों की व्याख्या की जा सकती है। तो ऐसी संरचनाएं कहलाती हैं अनुनाद संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये घटना या प्रक्रिया ये कहलाती है अनुनाद। जैसे अभी मैंने आपको बताया बेंजीन की दो अनुनाद संकर संरचनाएं होती हैं, ठीक इसी तरीके से ओजोन की दो अनुनाद संकर संरचनाएं होती हैं। इस तरीके से देखिए, ये ऑक्सीजन परमाणु है। आपको मालूम है ओजोन में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं और ये ऑक्सीजन परमाणु एक तरफ डबल बॉन्ड से और एक तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इसी तरीके से दूसरी जो संरचना बनाएंगे आप, तो उसको चेंज कर देंगे, इधर कर देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इधर कर देंगे डबल बॉन्ड। ये दोनों स्ट्रक्चर भी एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है, फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर। ऐसे ही एक सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तीसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए SO3। ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी जो स्ट्रक्चर है वो 3 होती है। ऐसे देखेंगे आप, छोटी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी थोड़ी। देखिए सल्फर के एक परमाणु से कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं? 3। तो सल्फर का परमाणु ऐसे बना लीजिए और इन 3 साइड में एक एक ऑक्सीजन परमाणु जोड़ दीजिए। मान लीजिए इसमें एक तो जुड़ता है डबल बॉन्ड से और 2 जुड़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इस तरीके से दूसरी स्ट्रक्चर ऐसे चेंज हो जाएगी। मान लीजिए ये सल्फर का परमाणु है और 3 ऑक्सीजन परमाणु ऐसे ही जोड़िए
केवल क्या करना है, डबल बॉन्ड की स्ट्रक्चर दूसरी जगह कर दीजिए। यहाँ मान लीजिए डबल बॉन्ड कर दिया आपने, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह आ जाएंगे। तीसरी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन परमाणु, देखिए यहाँ आया, दूसरी स्ट्रक्चर में यहाँ पर, और तीसरी में इसको यहाँ कर दीजिए, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड। ध्यान करना, ये 3 स्ट्रक्चर हैं और ये 3 स्ट्रक्चर एक दूसरे में चेंज होती रहती है। इस तरीके से दिखा सकते हैं चेंज होने को, इस तरीके से। तो एक बार फिर ध्यान से समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन द्वारा किसी यौगिक की वे संरचनाएं जिनमें से किसी एक संरचना के द्वारा उस यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती, बल्कि सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए उनकी जो सभी स्ट्रक्चर होती है उनकी ज़रूरत होती है, वे संरचनाएं कहलाती हैं अनुनाद संकर संरचनाएं, और ये घटना या प्रक्रम कहलाता है अनुनाद। जैसे बेंजीन की 2 अनुनाद संकर संरचनाएं होती हैं, ओजोन की 2 होती हैं, और सल्फर ट्राइऑक्साइड की 3 अनुनाद संरचनाएं होती हैं। आगे समझिए जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी। लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। देखिए, इसको इस तरीके से समझा सकते हैं कि किसी ठोस आयनिक यौगिक के एक मोल को, एक मोल मीन्स जिसमें अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर हो, या जिसका द्रव्यमान अणु भार के बराबर हो ग्रामों में, किसी भी आयनिक यौगिक के एक मोल को उसके गैसीय अवयवी आयनों में परिवर्तित करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा कहलाती है उस पदार्थ की या उस ठोस आयनिक यौगिक की लैटिस एनर्जी। इसी को लैटिस एंथैल्पी भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए NaCl, सोडियम क्लोराइड कैसा है, आयनिक यौगिक है। इसके एक मोल को, एक मोल गैसीय सोडियम आयन में, ये कैसा है, ठोस। एक मोल गैसीय सोडियम आयन में और एक मोल गैसीय क्लोराइड आयन में परिवर्तित करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी कहलाएगी। ये इक्वेशन ध्यान रखें, इससे समझ में आ जाएगा कि देखिए, आपको मालूम है सोडियम क्लोराइड कैसा है, आयनिक यौगिक है। तो किसी ठोस आयनिक यौगिक के एक मोल को एक मोल अवयवी आयनों में परिवर्तित करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो कहलाती है उस पदार्थ की लैटिस एनर्जी। जैसे उदाहरण के लिए NaCl एक ठोस आयनिक यौगिक है, इसके एक मोल को जब हम आयनों में परिवर्तित करेंगे, गैसीय आयनों में, तो एक मोल सोडियम आयन बनेंगे गैसीय और एक मोल गैसीय क्लोराइड आयन में। तो इसकी जो लैटिस एनर्जी होती है वो 788 किलो जूल पर मोल होती है। इसका तात्पर्य ये है, जैसा मैंने अभी अभी आपको समझाया है, 788 किलो जूल पर मोल इसकी लैटिस एनर्जी है, किसकी, NaCl की। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि एक मोल NaCl को जो ठोस अवस्था में है, उसको एक मोल गैसीय सोडियम आयन में और एक मोल गैसीय क्लोराइड आयन में परिवर्तित करने के लिए 788 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये इसका अर्थ है। क्लियर हो गया? तो आप देखेंगे
अब समझिए आबंध को आबंध कोण, आबंध कोण या बॉन्ड एंगल, बंध कोण भी कह देते हैं इसको, बॉन्ड एंगल, बंध कोण। समझेंगे इसमें किसी भी यौगिक का जो एक मॉलिक्यूल है, अणु है, उसमें जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके आसपास उपस्थित बॉन्ड बंध इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए जो परमाणु ऑर्बिटल होते हैं, उन परमाणु ऑर्बिटलों के बीच में जो कोण होता है वही कहलाता है बॉन्ड एंगल या बंध कोण या आबंध कोण। उदाहरण के लिए जैसे ये जल का मॉलिक्यूल है H2O, इसमें ऑक्सीजन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, इससे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले जो परमाणु ऑर्बिटल हैं, इनके मध्य में इस तरीके से 104.5 डिग्री का कोण होता है। तो ये कोण ही क्या कहलाता है? बॉन्ड एंगल। एक बार फिर समझ लीजिए क्या है। बहुत सरल शब्दों में, किसी भी यौगिक में उसके अणु में उपस्थित केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित बंध इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले जो परमाणु ऑर्बिटल होते हैं, उन परमाणु ऑर्बिटलों के बीच का जो कोण होता है वही कहलाता है आबंध कोण, बंध कोण या बॉन्ड एंगल। और इसको डिग्री में व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं? डिग्री में। और स्पेक्ट्रमी विधि के द्वारा इसको ज्ञात किया जाता है। स्पेक्ट्रमी विधि आगे पढ़ेंगे आप, उसके द्वारा इसको ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि H2O है जल का मॉलिक्यूल, इस जल के मॉलिक्यूल में ये जो आबंध कोण है वो कितना होता है? 104.5 डिग्री का। तो नोट करिए